नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम है, पालघर में एक कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में आने के बाद उनका स्वागत काले झंडों से हुआ, क्योंकि कुल मिलाकर ये जो विरोध है, ये विरोध उसी एक्सीडेंट के तरफ ले जाता है जहां 9 महीने के अंदर मालवण के राजकोट में एक 35 फीट का बड़ा स्टैच्यू छत्रपति शिवाजी महाराज का लोकार्पित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 8 महीने के अंदर वो नीचे गिरा और उसमें कई टुकड़े हुए। शायद महाराष्ट्र में पहला है स्टैच्यू छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो गिरा है, क्योंकि जो बड़े पुतले बनाए जाते हैं उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ सारी चीजें का मुआयना होता है। हवा पानी भी इतना तेज नहीं था कि जिससे वो गिरा जाए। जो चश्मदीद गवाह था वहां पे, जिसका नाम सुनील खंदारे है, उसने कहा कि मामूली हवा और पानी आया और 1:18 पर छत्रपति शिवाजी महाराज का वो 35 फीट का स्टैचू नीचे गिर गया। हम भागे, हमने सब देखा, उस स्टैचू के टुकड़े हो चुके थे। वो दर्दनाक मंजर मेरे आंखों के सामने से आज भी नहीं हटता। मैंने तुरंत, हमने कुछ लोगों ने एक तारपोल लाके उसके ऊपर ढक दिया ताकि लोगों के नजर में वो चीज ना आए। उसके बाद लोग आए, फिर इंक्वायरी हुई। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले ये वक्तव्य देके अपना पल्ला झाड़ दिया कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये इंडियन नेवी ने स्टैचू बनाया था और उनका ये फंक्शन था। उसके बाद महाराष्ट्र के जो कला संचालन विभाग है, सांस्कृतिक विभाग है, वहाँ के संचालक ने ये कहा कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू था और महाराष्ट्र में था, तो हमारे पास वो क्लियरेंस के लिए आया था। तब उसकी हाइट 6 फीट की थी और 6 फीट के अनुसार जो हमारे पास चीजें आई उसको हमने क्लियरेंस दिया। ये 6 फीट का 35 फीट कैसा हुआ ये किसी को पता नहीं। जिसको ये स्टैचू बनाने के लिए दिया गया, वो आदमी ने जीवन में इतना बड़ा स्टैचू कभी बनाया नहीं था। कहते हैं एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के वो दोस्त थे, उनके भी जीवन में पहला काम था। कुल मिलाकर जो खंडारे का जो कहना है, उसका ये कहना था कि ये ब्रॉन्ज का स्टैचू था, इसका ऊपरी वजन बहुत ज्यादा था, तो नीचे बेस भी उतना बड़ा बनाना था, वहां गलती हो गई। और ये स्टैचू असेंबल होने के बाद लोहे के एंगल्स को वेल्ड किया गया था और जो एंगल्स यूज किए गए थे वो इलेक्ट्रिकल पोल जैसे थे, इसलिए 8 महीने तो भी टिक गए। दूसरा होता तो 3 महीने में गल जाता, क्योंकि मालवण में समुद्री हवा आती है और वहां पे जलवायु जो है वो नमकीन है। तो जहाँ कोस्टल एरिया है वहां अक्सर लोहा जल्दी गल जाता है। इसका प्रिकॉशन उन्होंने लेना चाहिए था। जो इनिशियली जो बड़े स्टैचू बनाते हैं उन लोगों का कहना है कि इतने बड़े स्टैचू के लिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होना साथ में जरूरी रहता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपके स्टैचू वजन, हवा बहने वाली इन सारी चीजों को देखते हुए उसका स्ट्रक्चर बनाता है और उसके ऊपर वो असेंबल होता है। ये सारी चीजें उसमें कमी पाई गई। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा और सबसे पहले अजित पवार ने महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के 8 करोड़ जनता की माफी मांगते हुए अपने पार्टी के लोगों को एक दिन के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो हुआ, इस पुतले के साथ जो हुआ, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। उसके बाद फिर माफीनामे की दौड़ लगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें हम भी, मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। उसके बाद जब कल उस क्षेत्र का मुआयना करने आदित्य ठाकरे गए, महाविकास आघाड़ी के जयंत पाटिल और बाकी नेता थे, उसी के ऊपर हल्ला बोल नारायण राणे के लोगों ने किया, क्योंकि वो कोकण का इलाका है और वहाँ बहुत बुरा सीन रहा। वहाँ एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी हुई, मारामारी हुई, लोग जख्मी हो गए और एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले को देखते हुए फिर बार बार सभी इसमें कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।
नारायण राणे ने धमकी दी कि हम घर में घुस के मारेंगे। उसका रिटर्न शरद पवार ने कहा कि हम शांत हैं, हम तमीज से पेश आते हैं, इसका मतलब कमजोर मत समझिएगा। यदि आपने टेढ़ा कदम उठाया तो फिर हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। ये सारी बात चली रही थी। इसी बीच आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सभी के मन में घर कर गई, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी को लोकसभा चुनाव के पहले स्टैचू लोकार्पित करना था, उसको भी चुनाव के लिए कैश करना था, इसलिए ये काम जल्दीबाजी में होगा। यदि ये काम इत्मीनान से होता तो शायद नहीं पड़ता। जल्दीबाजी का काम शैतान का, जैसा कि हमने पार्लियामेंट में देखा, पूरा होने के पहले प्रवेश हुआ। जैसा कि हमने राम मंदिर में देखा कि सब कुछ पूरा होने के पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पहली बरसात में सारी चीजें लोगों के सामने आ गई। ऐसा ही स्टैचू के साथ हुआ। अब सरकार कहती है कि हम जितना चाहे पैसा लगाएंगे और ये नया एक स्टैचू इरेक्ट करेंगे, लेकिन फिर लोगों का कहना है विधानसभा चुनाव के पहले जल्दी मत कीजिएगा, ये आराम से होता रहेगा। कुल मिलाकर आज छत्रपति शिवाजी महाराज की माफी मांगना ये प्रधानमंत्री की मजबूरी थी, क्योंकि ये आने वाले विधानसभा में इशू तो बनेगा, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो ये खर्चा जो हुआ, ये किसने किया और इस खर्चे के लिए जिम्मेदार कौन? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू बनाने में भी भ्रष्टाचार हो सकता है? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र की कमजोरी है, वो दैवत है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र उनको पूजता है, उन्हीं के नाम से शिवसेना राजनीति करती है, उन्हीं का नाम लेकर मराठा राजनीति करते हैं, उन्हीं का नाम लेकर पिछड़े दलित सभी उन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने सभी जाति धर्मों के लोगों को अपने दिल में स्थान रखा था। अपने फौज में थे, अपने अंगरक्षकों में थे, उन्हें कभी जातिवादी का भेद नहीं किया। प्रधानमंत्री को जो विरोध हो रहा था उनसे, उनको माफी मांगना जरूरी था। माफी मांग के कहीं ना कहीं जो किए गए जो कार्य है, मैं उनको पाप तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो जल्दीबाजी में जो ये काम हुआ और जिसके जरिए ये हादसा हुआ, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। कहीं तो एक मलम लगेगा मराठी इन जो जितने भी मराठी है जिनका दिल टूटा या दिल दुखा उस पर। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति, जिसे एनडीए गठबंधन को महायुति कहते हैं वहां पे, उसमें कब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ अ, अजित पवार को लेकर संघ बहुत बुरी तरह से नाराज है। बीजेपी के लोग हमलावर है कि अजित पवार को महायुति से निकाल दो, और अब एकनाथ शिंदे के लोग भी हमलावर हो गए। कल एकनाथ शिंदे के कोटे के जो मंत्री है सावंत साहब, उन्होंने, तानाजी सावंत जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि मैं जब कैबिनेट में अजित पवार के साथ बैठता हूँ तो मुझे इतनी घिन आती है कि कैबिनेट के बाहर आके मुझे उल्टी आती है। इस वक्तव्य के बाद एकाएक अजित पवार का गुट आक्रामक हुआ। अजित पवार ने पहले ही महायुति के खिलाफ राष्ट्रीय जनगणना को, जातीय जनगणना को लेके अपना वक्तव्य दिया। और अजित पवार की भी स्थिति ये हो गई है कि ना उनके लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो स्वयं ये महायुति छोड़ दे, क्योंकि शिंदे के लोग भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है। दूसरी तरफ शरद पवार ने वापसी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अजित पवार असमंजस की स्थिति में है, जाए तो जाए कहाँ? आखिर उनके पास राज ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर को लेके ही कुछ नया थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो सकती है, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं। ऐसे में क्या अजित पवार को छोड़ के जो प्रोमिस उनको किए थे वो फुलफिल कर पाएंगे? क्या आने वाले समय में कोई गठबंधन महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ करेगा? ये सवाल है। दिल्ली सोचती है कि एक बिहार मॉडल महाराष्ट्र में चलाया जाए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए और सत्ता पूर्ण रूप से दिल्ली संभाले, जैसा कि अभी है। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है यदि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो बीजेपी उसके लिए क्यों काम करे? संघ, बीजेपी, दिल्ली और महाराष्ट्र, इसके बीच में इतनी दरिया हो गई है कि पूरा कैडर कंफ्यूज्ड है। ऐसे में एक नाम ये भी चल रहा है कि क्या दिल्ली से किसी को भेजकर महाराष्ट्र की बागडोर संभाली जाए और देवेंद्र को दिल्ली लाया जाए। लेकिन दिल्ली से कोई महाराष्ट्र जाने को तैयार नहीं और देवेंद्र दिल्ली आने को तैयार नहीं। ऐसे में देवेंद्र को लगता है कि थोड़ा जोर लगा दूं तो मैं शायद फिर से मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन एकनाथ शिंदे बार बार अपने लोगों को कह रहे हैं कि मेरा सीधा अमित शाह जी से बातचीत हो रही है और अमित शाह जी ने मुझे प्रॉमिस किया कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। आपको देवेंद्र फडणवीस या बावनकुळे जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको सुनने की कोई जरूरत नहीं। इसी के बीच में गृह मंत्रालय ने
एक परसेप्शन थ्रेट को देखते हुए शरद पवार जो सबसे बड़े क्षेत्र पे जो रणनीतिकार है महाविकास आघाड़ी के, और यदि शिवसेना बीजेपी को छोड़ के महाविकास आघाड़ी में आई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसके पूर्ण शिल्पकार जो है, वो पूरी रणनीति जो है, वो शरद पवार ने तय की है। महाराष्ट्र आज के डेट में शिवसेना हो या कांग्रेस हो, महाविकास आघाड़ी जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो पूर्ण रूप से शरद पवार चला रहे हैं और कोई शरद पवार के आगे जाता नहीं। ऐसे में शरद पवार को जब जेड सिक्योरिटी की जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी अनाउंस हुई, तो शरद पवार जी ने कहा कि मुझे पता नहीं ये सिक्योरिटी किसके लिए है या मेरी सिक्योरिटी के लिए है कि मुझ पे नज़र रखने के लिए है। ये विवाद ही चल रहा था। इसी बीच आज शरद पवार ने स्टेटमेंट जारी किया कि केंद्र सरकार ने जो मुझे सिक्योरिटी दी, उनके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये सिक्योरिटी लेना नहीं चाहता। जब तक मुझे थ्रेट परसेप्शन गृह मंत्रालय के पास क्या आया, मुझे किस बात की थ्रेट है, जब तक इसके डिटेल मेरे पास नहीं आएँगे, तब तक मैं ये जेड सिक्योरिटी स्वीकार नहीं करूँगा। ये एक नया डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में। तो केंद्र ने दी हुई सिक्योरिटी शरद पवार ठुकरा रहे हैं, उन्हें लगता है कि केंद्र निगरानी रख रहा है। केंद्र इसके लिए वैसे भी बदनाम है। दूसरी ओर एजेंसियों का प्रकोप बरकरार है। एजेंसियों के डर से जो लोग इधर से उधर गए थे, वो वापस जाने में भी डर रहे हैं। अजित पवार के कुनबे को ये लग रहा है कि क्या अजित पवार चुनाव जितवा पाएँगे? तो बार-बार शरद पवार के पास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ दरवाजे बंद हैं। एकनाथ शिंदे के लोग इस बात पे आश्वस्त है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपनी दुकान चलेगी, इसलिए वो चुप है। बीजेपी किसी भी हालत में अपने बलबूते पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। वो भी एक वहाँ पे एक सेक्शन है जो कहते हैं कि पूरी 282 सीटें हमें लड़नी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी लड़ेगी? क्या बीजेपी 200 लड़के बाकी चीज़ें बाकी सीटें इनको देगी? या 108 160 लड़के फिर 120 सीटें 60-60 इन दोनों को देगी? ये देखना है। जितनी सीटें अजित पवार को जाएगी उतना नुकसान ज़्यादा होगा। ये आंकड़े भी बताते हैं। ये लोकसभा के हिट जो रेट है हिट रेट उसको भी वो भी यही दर्शाता है। कुल मिलाकर महायुति बहुत कन्फ्यूजन में है। प्रधानमंत्री लगातार टूर तो कर रहे हैं महाराष्ट्र का। आज उन्होंने एक वेलनेस सम्मेलन था उसको भी 3 दिन का चल रहा है वहाँ पे ये किया और वो दूसरी जगह पालघर में उन्होंने एक नया बंदरगाह होने वाला है, उसका लोकार्पण किया। वहाँ मच्छीमारी के लिए होगा, फिशिंग के लिए। उससे कई लाख लोगों को उन्होंने कहा कि रोज़गार मिलेगा। बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन कुछ यथार्थ के धरातल पे होता हुआ नहीं दिखाई देता है। किसानों की आत्महत्या अपने चरम पे है। एक नया आंकड़ा विद्यार्थियों की आत्महत्या का आया और वो इतना सरप्राइज़िंग है कि महाराष्ट्र किसानो64 के साथ-साथ अब विद्यार्थियों के भी आत्महत्या में नंबर 1 पे है। पिछले साल में जो आंकड़ा सामने आया, वो 1264 विद्यार्थियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की और ये 14% है नेशनल के टोटल को देखते हुए और इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गारी नहीं है, सरकार के ऊपर लोन बहुत है, फिस्कल डेफ़िसिट 2 लाख करोड़ का मात्र इस बजट का है। ऐसे में लाडली बहना कितना दम मार पाएगी? किसान सोयाबीन के लिए रो रहा है, रेट्स नहीं मिल रहे, कई समस्याएँ हैं, लेकिन सारी चीज़ें उलझी हैं, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू में, तो कभी मराठा आरक्षण पे। देखते हैं इन सारी बातों को दोनों आघाड़ियाँ जैसे महाविकास आघाड़ी और महायुति, ये दोनों इसको कैसे निपटते हैं। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।